अब आ जाते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट। सो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स बाकी हैं। सो विल स्टार्ट नाउ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये चीज सभी को पता है कि जो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 5% ही रिच है। तो यहाँ पे देखिए 5%। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आप लोग या हम सभी में से 5% में तो कोई भी नहीं आता है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम उस तरफ जाने के लिए, उसको 5% में आने के लिए, अप्रोच करने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि भाई हम 5% में नहीं आते हैं, हम 95% में आते हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कि भाई 95% के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं। और आप खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद एनालिसिस कीजिएगा कि भाई आप किस लेवल के अंदर करंटली मौजूद हैं, किस सिचुएशन में हैं और किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। ये खुद आप डिसाइड कीजिएगा एंड में। ओके, यहाँ पे वेल्थ मास्टरी के 8 कीज यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू। तो क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू का मतलब है कि अगेन सेम चीज कि एक्सेप्ट कीजिए कि भाई आप कहाँ पर हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी दी गई है ब्रेक थ्रू के लिए। पहला स्ट्रेटेजी है कि भाई आप जो आपका पैसा है उसके ऊपर कंट्रोल रखिए, उसके ऊपर ग्रिप रखिए। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत से लोग करते भी होंगे, लेकिन लंबे समय तक कोई भी इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है कि भाई आपका कितने सोर्स ऑफ इनकम है और हर सोर्स से कितने इनकम हो रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, और कितना आपका मंथली बेसिस पे एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये आपको मंथली बेसिस पे और बेसिकली डेली बेसिस पे आपको लिखते रहना चाहिए कि भाई मैं कितना कितना एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो आप एक लंबे समय तक इसको अगर करते रहेंगे, रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि भाई आपका पैसा जा कहाँ रहा है। कहीं वो ऐसी जगह तो नहीं जा रहा है जहाँ पे वेस्ट हो रहा है पैसे का, उधर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आप ये पूरा ट्रैक कर पाएंगे। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए और आप कंट्रोल करिए अपने पैसे का। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आप रोल मॉडल, अगर आपका कोई रोल मॉडल है, हमारे बिजनेस के अंदर हमारे अपलाइन जनरली रोल मॉडल होते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, उनको अपने ही लाइफ के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आप उनके लेवल तक, उनके आसपास के लेवल तक डेफिनेटली बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर आता है कि आप रिसर्च करते रहिए कि भाई कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए अपने पैसे को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जितनी रिसर्च आप करेंगे, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे मनी रिलेटेड चीजों से, जितने लोगों के साथ आप घिरे रहेंगे जो कि भाई रिचनेस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना रहेगा, डेली बेसिस में मिलना रहेगा, उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। फिर सेम चीज, आस्क एंड यू विल रिसीव। इधर भी सेम वही एप्लीकेबल है। आप पूछिए तो सही कि भाई हाँ पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। लोग बाग बताने के लिए रेडी हैं, अगर वो नहीं बता पाएगा तो वो किसी और से पूछ के आपको डेफिनेटली बताएगा, सजेस्ट करेगा। सी अल्टीमेटली तो डिसीजन आपको ही लेना है, आपका ही पैसा है, लेकिन आप पूछिए, हेल्प लीजिए, सपोर्ट मांगिए, आपको मिल जाएगा सपोर्ट। फिर आता है स्टोरी। तो यहाँ पे सेम चीज ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आप झूठी दुनिया में मत जिए। क्यों? क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं कि भाई जितनी उनकी इनकम नहीं है, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई नहीं हम रिच हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत कहावत है, मतलब ये कहावत ही है हिंदी में, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए, उससे बाहर जाएंगे तो आपका पैर बाहर निकल जाता है चादर से। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, पहले एक्सेप्ट कीजिए, झूठी दुनिया में मत जिए। फिर कहा जाता है कि दूसरी चीज, यहाँ पे तो ठीक है आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, लेकिन एक और चीज यहाँ कहा जाता है कि भाई इफ ही कैन डू इट देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि अगर मेरे किसी अपलाइन ने ये अचीव कर लिया है, क्योंकि उनके साथ भी सेम यही सिचुएशन रही होगी जो आज आपके साथ है, तो अगर वो कर सकते हैं सेम इसी सिचुएशन में रह के जिस सिचुएशन में आप हैं, और वो आगे बढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो हमेशा ये थॉट अपने माइंड में रखिए, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिलेगी। दूसरा है, आप हमेशा अपने अंदर गुड बिलीफ को डाल के रखिए। आप हमेशा जो है वैल्यूज जो होते हैं हमारे लाइफ में, वो इनकलकेट कीजिए, उसके अपने लाइफ में उतारिए। जैसे कि भाई हार्ड वर्क हुआ,
गोल सेटिंग कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और जब पैसे की बात आती है तो पैसे में हमेशा ये चीज हमें करना चाहिए कि भाई हमें लेस पैसा डालें या लेस पैसा को एक्सपेंस करें या इन्वेस्ट करें और रिटर्न्स ज्यादा है। तो ऐसे क्या टेक्निक है वो फाइंड आउट करते रहिए, तो जिससे कि भाई आप ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियल गोल आप मेंटेन कीजिए, आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। फिर ये पॉइंट आगे भी आएगा एक और कीज में, जहाँ पे मैं बताऊंगा डिटेल में। अब आता है हमारा वेल्थ लेवल, तो इसको मैं टच बेस करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले सारे 8 पॉइंट्स में यहाँ पे 8 कीज जो हैं वो दिखा देता हूं मैं आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, पर्सनल ग्रोथ, और फिर आता है आपका फाइनेंशियल गोल्स, फिर आता है एसएसएफ, से सी फील इट, बताऊंगा इसके बारे में भी मैं आपको। और फिर आता है कि चैरिटी आपको करना चाहिए, आप जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन आपको चैरिटी में भी डालना चाहिए। तो पहला वाला जो पॉइंट है क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू, तो ये मैंने बता ही दिया है फर्स्ट स्लाइड में कि स्ट्रेटेजी, स्टोरी एंड स्टेट, कि आपका जो स्टेट होता है, अगर आप किसी सैडनेस के अंदर हैं तो उसको आप कैसे डील करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आपको अपना इमोशनल स्टेट हमेशा आपको चूज करना चाहिए कि भाई आप अगर दुखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्या मैं काम करूंगा कि जिससे मेरा जो सैडनेस का जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाए हैप्पीनेस के अंदर। वो फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको और कोई नहीं बता सकता, आपको खुद ही एनालिसिस करना है और खुद ही आपको ढूंढना है। कुछ तरीके ऐसे होते हैं, कुछ ऑथर्स बताते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई होगी। तो आंख बंद करके उस इवेंट को आप महसूस कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों के अंदर आप फिर से हैप्पीनेस के स्टेट में आ जाएंगे। ये कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे बताया गया है। अब मैं नेक्स्ट की पे तुरंत मैं जंप करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हर किसी के लिए। यहाँ पे है वेल्थ लेवल्स। तो देखिए, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि भाई 5% लोग ही रिच हैं और 95% जो हैं नॉट रिच हैं। अच्छा, वेल्थ लेवल किस फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है? होम, यूटिलिटी, फूड, कार, इंश्योरेंस। तो बेसिकली होम मतलब आप समझ लीजिए या तो ईएमआई पे करना, या रेंट पे करना, या किसी के पास घर है कि नहीं है, यूटिलिटी बिल पे कर पा रहा है कि नहीं, खाने के लिए पैसा है कि नहीं, कार और इंश्योरेंस। तो ये जो 4-5 फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे हम वेल्थ लेवल्स डिसाइड करते हैं। शुरू करते हैं, लेवल्स कैसे होते हैं। आप सेल्फ एनालिसिस करते रहिएगा, आप खुद अपने मन में सोचिएगा कि भाई आप करंटली किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। पहला लेवल है लेवल 0। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घर के लिए, रेंट के लिए भी शायद पैसे नहीं है, घर तो है ही नहीं, यूटिलिटी बिल्स भी मुश्किल से पे होते हैं, खाने के लिए भी महीने के महीने तंगी आ जाती है, कार तो बहुत दूर की बात है, और इंश्योरेंस तो है ही नहीं। तो ऐसा किस सिचुएशन में होता है? ऐसा सिचुएशन में होता है जब हमारे एक्सपेंस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस, आई स्टैंड फॉर इनकम, जब हमारे महीने के जो एक्सपेंसेस हैं इनकम से बहुत ही ज्यादा है। हर महीने हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट पे कुछ लेना पड़ रहा है, कुछ उधार लेना पड़ रहा है, और हर महीने उधार वो बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारा इनकम कम हो रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन हाँ ये लेवल 0 है। लेवल 1, सो लेवल 1 बहुत ही सिंपल है। घर के बिल, घर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब मेंटेन कर पा रहे हैं, बिल्स पे कर पा रहे हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कार है हमारे पास, इंश्योरेंस भी है। तो ये एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस दोनों ही बराबर है, जो महीने का इनकम और एक्सपेंसेस। तीसरा लेवल देखते हैं, लेवल 2। लेवल 1 तो है ही उसके पास, दैट मीन्स एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम प्लस कुछ एडिशनल स्पेंड करने के लिए जो कंफर्टेबली वो स्पेंड कर पाए महीने के महीने, ये वो लेवल है लेवल 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस लेस देन इक्वल टू इनकम। तो किसी महीने में एक्सपेंस और इनकम बराबर होता है, किसी महीने में इनकम एक्सपेंस से थोड़ा ज्यादा होता है, तो कंफर्टेबली हम पैसा स्पेंड कर पाते हैं ऑन एन एवरेज। लेवल 3, सो लेवल 3 अगेन लेवल 2 प्लस हमारे पास कुछ पैसिव इनकम है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं कि भाई आपके पास कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं
रेंट पे से आपको पैसा आ रहा है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं जहां पे आपको पैसिव इनकम आ रही है। तो यहाँ पे पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। लेवल 4 अगेन लेवल 3 प्लस यहाँ पे पैसिव इनकम है, और इसके साथ साथ पैसिव इनकम के साथ आप 3 लग्जरियस आइटम, चाहे वो कार हो, बंगला हो, ऐसे 3 आइटम आप अपने लाइफ में खरीद सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी है। तो अगेन यहाँ पे पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस प्लस 3 लग्जरियस आइटम। तो ये लेवल 4 का कैटेगरी है। नेक्स्ट आता है आपका लेवल 5। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेवल 5 आता है लेवल 4 प्लस ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए मतलब ये एक ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं एनीथिंग, एनी टाइम, एनी प्लेस और एनी प्राइस। तो इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो कि 5% के अंदर आते हैं, जैसा फर्स्ट स्क्रीन पे, फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया था मैंने वेल्थ मैनेजमेंट की। तो बेसिकली ये ट्रिपल ए वाले कैटेगरी के। तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। समरी में आप देखिए तो लेवल 0 उनके पास जो अपने बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं होती है, एक्सपेंस बड़ा होता है उनका इनकम से, महीने का एक्सपेंस। और उन लेवल 1 वो लोग होते हैं जो बेसिक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास होती है, एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। लेवल 2 फाइनेंशियली कंफर्ट होता है, बेसिकली इनकम और एक्सपेंस, इनकम कभी ज्यादा होता है कभी एक्सपेंस के बराबर होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती कोई महीने के महीने पैसा, एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करने के लिए। लेवल 3 होता है, अच्छा अभी भी लेवल 3 पे भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे नहीं पहुंचे। लेवल 3 ये होता है कि भाई आपके पास पैसिव इनकम आना शुरू हो चुकी है, जो कि आपका एक्सपेंस इजीली कवर कर पा रही है, एक्सपेंस से तो कहीं ज्यादा है। अब लेवल 4 है जो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां से शुरू होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यहाँ पे हुआ कि भाई आपका पैसिव इनकम है, एक्सपेंस से तो कहीं ज्यादा है, प्लस आप 3 लग्जरियस आइटम भी आप अपने लाइफ में खरीद सकते हैं या ऑलरेडी आपके पास है। और लेवल 5 है ट्रिपल ए, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी प्राइस। तो ये होता है लेवल 5, जो कि जो रियल रिच पीपल होते हैं वर्ल्ड के, सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं। तो ये समरी हो गई। अब यहाँ पे एक मैं अगेन एक ग्राफ बताऊंगा जो कि रियलिटी दिखाएगी आपको, आप समझ सकते हैं। अब तक आपने एनालाइज कर लिया होगा कि भाई आप किस कैटेगरी में हैं, और कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक के लाइफ में ये मोड़ आता है। जब मैंने 2000 में जॉब करना शुरू किया था, तो मैं शायद लेवल 1 में था, लेवल 1 या लेवल 2 में था कि भाई इजीली मैं सब कुछ एफोर्ड कर सकता था, कंफर्टेबली मैं महीने का महीना खर्च कर सकता था। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि भाई मेरे जो वांट्स थे, जो मेरी जरूरतें थी, वो मैंने बढ़ा ली थी। मैंने क्या किया था कि भाई हाँ, जॉब लगते ही कुछ विदिन 1 साल के अंदर ही मुझे लगा कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए, मैंने कार बुक कर ली। सेम वही स्टोरी है, हर एक के साथ ये स्टोरी होती है कि लोन लेते हैं लोग बाग। मेरे को फिर लगा कि भैया कार तो हो गई है, अब मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, रेंट ही इतना पे कर रहे हैं, तो क्यों ना घर होए। तो अगेन घर के लिए फिर मैंने लोन ले लिया। तो मेरी सिचुएशन जो थी लेवल 1 या लेवल 2 से स्लिप होके लेवल 0 या लेवल 1 के बीच में फ्लोट होते रहती है। सी नो डाउट, हाँ अब मेरा लेवल मैं कह सकता हूँ, मैं आइडियली मैं लेवल 1 में हूँ एट प्रेजेंट। लेकिन हाँ, तो बेसिकली आप देखेंगे कि भाई अगर आप अपने जरूरतों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको बिना सोचे समझे अगर आप खर्च करते रहेंगे, तो आप लेवल 0 पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस लेवल पे हैं, और अब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको किस लेवल पे जाना चाहिए। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो आप खुद ही रियलाइज कर पाएंगे, सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई क्या नेक्स्ट लेवल पे आप बहुत जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे जो काम अभी कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप एनर्जिक बिजनेस में आते हैं तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है। अगर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, मन लगा के करेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल जंप करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आप शायद लेवल 4, लेवल 3
या फिर भगवान करे तो लेवल 5 में भी आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है। अब आता है थर्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आजकल हर एक के पास एक से ज्यादा अकाउंट, बैंक अकाउंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हर एक अकाउंट को ओपन रखते हैं और हर किसी में से खर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट रखना चाहिए जहां पे आपके सारे इनकम आए, और उस इनकम को आपको दो कैटेगरी या दो अकाउंट में डिवाइड करना चाहिए। पहला अकाउंट जो कहा जाता है लाइफस्टाइल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कहा जाता है फोर्ट्रेस अकाउंट। मतलब एक किले के समान ये दूसरा अकाउंट आपका होना चाहिए कि जिसको कोई हिला ना सके, जिसमें से आप कभी भी पैसा निकालें नहीं, ठीक है। अब जब आप शुरू करते हैं तो आपका जितना इनकम हो रहा है, तो कहा जाता है कि आप एक रेशो से शुरू कीजिए, 90-10 का स्प्लिट कीजिए। 90 अपने लाइफस्टाइल के जो खर्चे होते हैं, मंथली खर्चे जो होते हैं या कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं, उसमें 90 का रेशो रखिए, और 10 आप फोर्ट्रेस अकाउंट में डालिए, जिसको आप कभी भी टच नहीं करेंगे अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए। इधर जो फोर्ट्रेस अकाउंट जो कहा जा रहा है, इसका जो पर्पस ये है कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, री इन्वेस्ट कीजिए। तो आप जो प्रिंसिपल पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे आप कमाइए, और जो कमाया हुआ पैसा है उससे भी आप कमाते रहिए। तो इस अकाउंट का पर्पस ये है, किले की तरह मजबूत होना चाहिए। शुरू करना चाहिए 90-10 रेशो से। अगर अभी तक आप नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी होंगे, और अगर अभी तक आप नहीं करते हैं तो शुरुआत ही होती है आपकी, क्योंकि शुरू में मुश्किल होता है कि भाई आपको पहले जज करना पड़ता है कि कितना पैसा तो आप वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो उसके ऊपर आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो आप कम ही रेशो निकाल पाएंगे। 10% आप फोर्ट्रेस अकाउंट में डालिए, फिर धीरे धीरे करके 80-20 कीजिए, फिर 70-30 कीजिए। लेकिन इस रूल का इसका एक ही नियम है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, कि जब आप एक बार आपने अपना रेशो बढ़ा दिया, 80-20 कर दिया, तो आप फिर से स्लिप होके 90-10 पे कभी भी नहीं आएंगे। आपने एक बार 70-30 कर दिया तो आप कभी भी स्लिप होके 80-20 या 90-10 में नहीं आएंगे। आप रेशो वही करते रहेंगे, और जब तक आप एक स्टेबल रेशो पे नहीं पहुंच जाए, शायद 40-60 रहे या 60-40 रहे, जब तक आप उस रेशो पे नहीं पहुंच जाए तब तक आप नीचे की ओर नहीं उतरेंगे, और आप इस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करेंगे और कोई खर्चा नहीं करेंगे। और आपको आजकल फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाते हैं। तो जब आप इस रेशो के साथ आप पैसा इकट्ठा करने लगेंगे, और जब आपका एक सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, और उनके साथ बैठ के आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई आप किस तरीके से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि अच्छे रिटर्न्स आए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरा की है हमारा एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे दो तरीके के, सबसे पहले तो देखिए एसेट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप गोल्ड को एसेट समझते हैं? तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हाँ, गोल्ड भी एसेट है, लेकिन गोल्ड एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट का आप डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेशन, एबिलिटी टू गिव यू मनी, और दूसरा है इसका जो वैल्यू है बढ़ते रहे। तो जी हाँ, गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ते रहता है, लेकिन वो इतनी जल्दी लिक्विडेट आप नहीं कर पाएंगे। आप मार्केट में उसको बेचने जाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं बिकता है, और अगर बिकेगा भी तो फिर उसका प्राइस कम होता है। तो गोल्ड एसेट के बिजनेस टर्मिनोलॉजी के अंदर या किसी भी बिजनेस कोच से पूछेंगे तो गोल्ड एसेट में नहीं आता है, लेकिन गोल्ड के जो ETF होते हैं वो डेफिनेटली एसेट कहा जाता है, क्योंकि वो बढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो बढ़ते रहेगा। उसको आप बेच सकते हैं जब चाहें, आप खरीद सकते हैं जब भी आप चाहें, तो इसलिए वो एसेट कहलाया जाएगा। कुछ एसेट तो आपको पता ही होगा कि भाई हाँ, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो तो डेफिनेटली एसेट ही है। यहाँ पे एलोकेशन की बात किया जा रहा है। दो तरीके का एलोकेशन होता है। एलोकेशन 1 जो होता है मैक्रो एलोकेशन, और एलोकेशन 2 होता है माइक्रो एलोकेशन। सो मैक्रो एलोकेशन के अंदर यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कीजिए। इसका मतलब इसके एक और कहावत भी है कि अपने जितने भी अंडे हैं उसको एक ही बकेट या एक ही बास्केट में नहीं रखिए, उसको स्प्लिट करके रखिए, क्योंकि एक बास्केट अगर टूटा, अगर एक ही बास्केट में आप रखेंगे तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपको कैसे बाइफरकेट करना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए, रियल स्टेट में करना चाहिए और पेपर्स में करना चाहिए। पेपर्स यहाँ पे बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो गए, आप इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। डायरेक्टली स्टॉक में भी आप जंप नहीं कीजिए, क्योंकि वो भी रिस्की रहता है।
तो शुरुआत अगर आप शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरुआत में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस, रियल एस्टेट एंड पेपर में आप अपने मनी को आप एलोकेट करके रखिए। अब जब आपका ये एलोकेशन होने लगे धीरे धीरे करके, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब बीत जाए, आप इस तरह से आप माइक्रो एलोकेशन कीजिए कि भाई बिजनेस के अंदर भी आपको किस तरीके का बिजनेस करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस करना है या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में भी फूड रिलेटेड करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। सेम रियल एस्टेट के अंदर भी आप सोचिए, माइक्रो एलोकेशन कीजिए कि भाई हाँ, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, रेसिडेंशियल पे करना है, रेसिडेंशियल में करना है तो 1 BHK लेना है, 2 BHK लेना है, तो इस तरह से आप माइक्रो एलोकेशन कीजिए, तो ये आपको बेनिफिट देगा। फिर आता है आपका पर्सनल ग्रोथ। तो बेसिकली यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि भाई आपका जो इनकम है, जितना आपका एट प्रेजेंट इनकम हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने अपना पर्सनल डेवलपमेंट अब तक कितना किया है। और जितना आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते रहेंगे, उतना आपका इनकम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते रहेगा। तो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 6 पॉइंट फाइनेंशियल गोल। तो फाइनेंशियल गोल मतलब यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोई 6 महीने का गोल जो आपने सेट किया है, वो शॉर्ट टर्म गोल है फाइनेंस से रिलेटेड, कि भाई 6 महीने में इतना पैसा मेरे को एक्यूमुलेट कर लेना है, या 6 महीने में मेरे को इस चीज में इन्वेस्ट कर देने का है। लॉन्ग टर्म गोल कि मेरे को जो मैंने स्टॉक लिया है, जो शेयर लिया है, मिनिमम 1 साल तक तो मुझे उसको होल्ड करके रहना है, और एवरी मंथ मेरे को उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहना है। 1 साल के बाद देखेंगे कि भी क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हुआ। इस तरह से आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल आप रख सकते हैं। फिर आता है आपका SSF। SSF है से सी फील एंड फील इट। सो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। बेसिकली इधर हमेशा कहा जाता है कि भाई आंख बंद करके पहले तो आप डिक्लेयर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं, अपने लाइफ में चाहते क्या हैं, या अपने फाइनेंशियल गोल से आप चाहते क्या हैं, तो उसको डिक्लेयर कीजिए। जितना आप डिक्लेयर करेंगे, उतना आपके ऊपर, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, आपको क्लैरिटी आते रहेगा। आप उसको आंख बंद करके महसूस कीजिए, उसको देखिए, तो आपके अंदर वो फीलिंग भी आ जाएगी कि भाई हाँ ये चीज तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो जब आप इस फीलिंग के साथ, आप इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे, तो आपके पास वेल्थ का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। फिर यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है वेल्थ मास्टरी का, वो है कि जितना भी हम अर्न करते हैं, यहाँ पे इस पे कोई भी फोकस नहीं करता है या कर नहीं पाता है। लेकिन कहा जाता है कि भाई आप जब इस पे फोकस कर लेंगे, तो कहा जाता है आपके इनकम का 10%, आप कितना भी कमा रहे हो, 100 रुपए ही कमा रहे हो, आपको 10 रुपए तो डेफिनेटली चैरिटी में डालना चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं कर पाता है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन कहा जाता है आप जितना देंगे, उतने ही मल्टीपल्स में वो आपको लौटेगा, और इस तरीके से लौटेगा, बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, लेकिन आप उसको रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना आप देंगे, भगवान उसका लाखों गुना करके आपको लौटाएगा। तो यहाँ पे चैरिटी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे वेल्थ मास्टरी भी खत्म हो गया है। आप सबको थैंक्स। और हम लोग शायद नेक्स्ट सेशन रिपीट करेंगे। इस सेशन को शायद मैं लूंगा या कोई और भी लेगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई एटलीस्ट जो अभी तक आपने स्ट्रेटेजी सीखी है, एटलीस्ट 2 स्ट्रेटेजीज अपने लाइफ में उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट कीजिए। आपका लाइफ चेंज होते हुए आपको दिखेगा, धीरे धीरे महसूस होगा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपका चेंज होगा। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपने सेशन को। और अगर आपका कुछ भी जनरल डिस्कस करना चाहते हैं आज के टॉपिक से, कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक बता सकते हैं कि भाई किस तरह का लगा ये सेशन, इससे कुछ सीखने को मिला। कोई भी अनम्यूट करके 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर बता सकता है। तो प्रियाशी मैम ने पहले बताया था फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, तो आज फिर से रिवाइज हो गया, तो इट वाज रियली गुड। थैंक यू। ग्रेट। ओके, और कोई बताना चाहेगा? प्रियाशी मैडम के बच्चों का टेस्ट है, तो आई थिंक वो म्यूट पे हैं, उनको अरेंज करना है। तो और कोई? देवाशीष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हेमंत जी, ग्रेट मॉर्निंग। एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा सेशन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वेल्थ पार्ट।
एक्चुअली पहली बार मैंने मिस कर दिया था, तो ये मतलब रियली आई ओपनिंग है और काफी अच्छी, मतलब कि किस टाइप का सेविंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मुझे कहीं दूसरे सोर्स से थोड़ा मतलब कि रियलाइज किया था, लेकिन आज काफी क्लियर हुआ है, काफी हद तक क्लियर हुआ है। तो आई विल डेफिनेटली वर्क आउट दिस वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवाशीष जी। एंड और कोई बोलना चाहेगा? नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। और कोई इनपुट देना चाहे, अपने थॉट्स भी आप दे सकते हैं, इसके अलावा भी जो अगर थॉट्स हो। उषा, यस, हेलो आपको कुछ बोलना है? जी। लाइक ये आज का सेशन तो और भी जबरदस्त रहा। ये जो एसेट एलोकेशन, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो चीज है, कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज करते ही है, पर इधर उधर हो ही जाता है कभी फाइनेंशियल ये चीज। ये बहुत ही अच्छा आपने समझाया सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड विल इम्प्लीमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच। ओके, तो फाइन, तो फिर वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी 8:57 हो गया है। Thank you so much, Hemant ji. Thank you so much. मैम, It was an awesome session. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you It was so much, excellent sir. session. थैंक यू मैडम। True. ओके, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे सर। बाय। विश यू द सेम सर, बाय। थैंक यू, बाय।